हरियाणा निकाय चुनाव की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। पल पल की अपडेट टोटल टीवी की टीम आप तक पहुंचा रही है, अपने तमाम दर्शकों तक सबसे पहले सबसे तेज नतीजे टोटल टीवी पहुंचा रहा है। निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बनेगी, एक बड़ा सवाल, और इसी सवाल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी और देवेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप ही के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निकाय चुनाव के आज मतगणना है और मतगणना को लेकर के अलग ही उत्सुकता न सिर्फ राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है बल्कि जनता में भी देखने को मिल रही है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो उत्सुकता है वो अब बयां कर पाना, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं ज्यादातर सीटों पर या तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं या फिर बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस की फिलहाल पकड़ कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे, क्या वजह जो कांग्रेस बैकफुट पर? प्रगति, देखिए, कांग्रेस को शुरू से ही कमजोर आंका जा रहा था। इतनी कमजोर निकलेगी ये तो अब पता लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने, देखिए, पानीपत की बात करूं, बाकी जगह दो पार्टियों में मुकाबला था मुख्यतः। नंबर 1 पे बीजेपी आगे चल रही थी, नंबर 2 पे पीछा कांग्रेस कर रही थी, तो मुकाबला भी ज्यादातर सीटों पर दोनों में था। लेकिन अब जब रिजल्ट आए तो बीजेपी के जो दावे थे, जो हुंकार थी, जो ललकार थी, वो पूरी तरह 100% साबित हुई है। जो उन्होंने कहा था वैसा होता लग रहा है। पानीपत की बात करता हूं। पानीपत में वार्ड 1 से अनीता परूथी जीती है 3209 वोट से, वार्ड 2 से कोमल शर्मा जीत गई, वार्ड 3 से अनिल बजाज जीत गए हैं, वार्ड 4 से अंजलि शर्मा। यहां थोड़ा सा ब्रेक इसलिए, अंजलि शर्मा बागी बीजेपी प्रत्याशी थी। अंजलि शर्मा पिछले सदन में पार्षद थी बीजेपी की, लेकिन टिकट कट गई थी, उसके बावजूद वो लड़ी, मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं लगातार बोल रहा था। तो वार्ड 4 से अंजलि शर्मा जो बागी बीजेपी प्रत्याशी थी जीत गई है। वार्ड 5 से जयदीप अरोड़ा बीजेपी ये जीत गए हैं। वार्ड 6 से कोमल पांचाल बीजेपी जीत गए हैं। वार्ड 7 से अशोक कटारिया तीसरी बार ये सदन में पहुंचे गए, पहले 2 बार जीते हुए थे। अशोक कटारिया वार्ड 7 से, ये दरअसल जो कृष्ण पवार है उनके बहनोई है, उनके दामाद है, उनके भाई के दामाद है, तो उनके परिवार से हैं। कृष्णलाल पवार का हमेशा सिर पर इनके हाथ रहा है। तीसरी बार इन्होंने हैट्रिक लगाई है अशोक कटारिया ने, और सज्जन व्यक्ति है, इनकी लोग तारीफ करते हैं, साफ छवि और सज्जन व्यक्ति, कभी किसी को नाराज नहीं करते, उनकी शराफत काम आई है। वार्ड 7 से अशोक कटारिया बीजेपी जीते हैं। वार्ड 8 में थोड़ा सा यह कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, पर समर्थित थी, प्रत्याशी कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन सुरेश वर्मा जो कांग्रेस के मेयर थे, हालांकि पहले 2013 में जब पानीपत नगर निगम चुनाव हुए थे तब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस के मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह बने थे, लेकिन सरकार बदल गई थी। 2014 में बीजेपी आई तो भूपेंद्र सरदार कुर्सी बचाने के लिए वो बीजेपी में आ गए थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने उनको बनाया था तो कांग्रेस ने बाजी खेलते हुए भूपेंद्र सरदार जो बीजेपी में चले गए थे सरकार बदलते ही, उनको हटाकर अपना प्रत्याशी सुरेश वर्मा बनाया था। तो सुरेश वर्मा की पत्नी है सरोज वर्मा, वार्ड 8 से कांग्रेस समर्थित है, ये जीत गई है। वार्ड 9 में नवल जिंदल, वार्ड 9 में भी मुकाबला था, राजेश सूरी कांग्रेस के थे और नवल जिंदल बीजेपी के नवल जिंदल वार्ड 9 से जीत गए हैं। वार्ड 10 से कमल अरोड़ा, सनोली रोड, बड़े मशहूर परिवार है अरोड़ा फर्नीचर के नाम से, तो कमल अरोड़ा वार्ड 10 से, ये 10 के मैंने बता दी, इनमें एक बीजेपी 10 में 8 सीटें बीजेपी जीती है पानीपत में, एक बीजेपी बागी अंजलि शर्मा जीते और एक कांग्रेस के खाते में गई है। तो 10 में से 8 सीटें बीजेपी जीतकर अपनी धमक दिखा रही है। बिल्कुल, वीरेंद्र जी का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, कई जगहों पर जैसे कि अभी देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि 10 में से लगभग 8 सीटों पर बीजेपी अपनी धमक दिखा रही है। इसके अलावा एक सीट ऐसी भी जहां अदर्स का दबदबा है, कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। जीत के दावे जरूर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे, प्रचार प्रसार के दौरान इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से पेश की जा रही थी कि निकाय चुनाव, शहर की छोटी सरकार की जो जीत का जो दबदबा है, शहर की छोटी सरकार पर जो दबदबा है वो कांग्रेस का बनने वाला है। लेकिन अब जो रुझान निकल करके सामने आया, रुझान जैसे जैसे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, कांग्रेस के दावे फेल हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कहीं चुनाव गंभीरता से लड़ा ही नहीं, कांग्रेस कहीं मैदान में दिखाई दी नहीं, तो कांग्रेस ने तो कई जगह पर जनसभाएं नहीं कर पाई। कांग्रेस के नेताओं ने, देखिए, स्टार प्रचारक बना दिए गए थे, स्टार प्रचारक घर से बाहर निकले ही नहीं। तो कांग्रेस का तो आत्मसमर्पण था, ये अनुमान पहले से ही था।
मतलब कोई ये परिणाम अप्रत्याशित है ऐसा नहीं है, ये परिणाम पहले से ही तय माने जा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहना ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा है जी। जिस तरह चुनाव रणनीति बनाई जाती है, रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, और कांग्रेस की तो कहीं पर कोई भूमिका नजर आई नहीं है। तो ये मानकर चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व की कल्पना पहले से थी और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने आत्मसमर्पण किया। जिस तरह कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस का 12 वर्ष से संगठन नहीं है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन में भी लापरवाही दिखाई, ऐन वक्त पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। और कुछ स्थानों पर देखिए, अब कहने को तो कांग्रेस कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं तो निकाय चुनाव में कभी जाता नहीं, प्रचार के लिए नहीं जाता जी। मतलब निकाय चुनाव तो भाईचारे का चुनाव होता है। और दूसरी ओर जब पार्टी की बैठक होती है, पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम निगम चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ेंगे। मतलब अगर आपके पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ने थे, फैसला किया, तो प्रचार के लिए भी निकलना चाहिए, सभी नेताओं को निकलना चाहिए। तो कांग्रेस के चाहे कितने भी बड़े नेता थे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चाहे कुमारी शैलजा थी या रणदीप सुरजेवाला थे, कहीं दिखाई दिए ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो कांग्रेस का तो बिल्कुल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर ही दिया है और ये परिणाम भी इसी दिशा में है। मतलब परिणाम कोई जो है अप्रत्याशित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, तो मतदाताओं का ये विश्वास था कि अगर क्षेत्र में विकास कराने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ही चुनने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही विकास संभव है। तो इसलिए मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के चुनाव के बाद भी 5 महीने बाद भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पहले से बढ़ी है, कम नहीं हुई। कांग्रेस की जो लोकप्रियता है वो रसातल में चली गई है। कांग्रेस की जो पहले वाली परफॉर्मेंस थी उससे चली गई है। बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से सोनी जी ने भी जिक्र किया कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो कांग्रेस में दिग्गज नेता जो शुमार है, वो प्रचार प्रसार के दौरान बाहर ही नहीं आए, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, इसके अलावा अन्य लोगों का भी जिक्र करें तो चुनाव प्रचार के दौरान इनकी सक्रियता देखने को नहीं मिली। क्या वाकई ये नेता भी या कांग्रेस के आला नेता भी इस बात से वाकिफ थे कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की कोई ज्यादा पैठ नहीं है, इसी वजह से इतनी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी, निष्क्रियता दिखाई पड़ी, और निष्क्रियता की ये बानगी कि ज्यादातर सीटों पर या तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए जीत हासिल कर रही है या फिर बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं? बिल्कुल प्रगति, देखिए स्टार प्रचारकों की सूची बनी थी लंबी चौड़ी, बाद में 3 नाम जोड़े गए थे, पता नहीं कितने कुछ शूरवीर। बिल्कुल स्टार प्रचारकों की कांग्रेस ने सूची जारी की थी और उसमें ये मैसेज था कि जो दोनों गुट है, शैलजा गुट, रणदीप वाला और भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान, दोनों गुटों को साधने की कोशिश की, सबको इज्जत बख्शी गई है। स्टार प्रचारकों की सूची ऐसे बनी जैसे ये फिल्म हिट जाएगी, लेकिन लगता है इनको कांग्रेस नेताओं को, चाहे भूपेंद्र हुड्डा चाहे दूसरे, उनको पहले जमीनी हकीकत पता थी। उनको ये था कि हम प्रचार करने जाएंगे, जीतना तो है नहीं, जमीनी हकीकत पता थी, उल्टा बेइज्जती वाला काम था, तो दूर रहे वो इससे। मतलब ये है कि हम तो गए नहीं, हम जाते तो पता नहीं क्या कर देते और क्या हो गया उनके सामने है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा और कड़ा सबक है ये चुनाव। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक ऐसी पार्टी देखिए खेला था कांग्रेस ने कि अब जब चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे तो शायद जीत या हार का कोई ठीकरा भी नहीं फोड़ेगा। कहा यह जा सकता है बाद में एक बेहतर विकल्प होगा, बेहतर एक्सक्यूज होगा कि हमने चुनाव प्रचार में हिस्सा ही नहीं लिया, चुनाव प्रचार करते तो शायद हमारी जीत होती। देखिए प्रगति, मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस की दशा क्या थी। दिशा तो अब सामने आ रही है, दशा क्या थी। कोई सुनो, उम्मीदवार 10 दिन बाद घोषित किए, छोटा सा चुनाव, बीजेपी ने 10 दिन पहले उम्मीदवार घोषित किए, एक राउंड लगा चुके अपने वार्डों का, तब कांग्रेस के उम्मीदवार आए, बिना उनको तैयारी के, बिना शस्त्र दिए, बिना ट्रेनिंग दिए, झोंक दिए मैदान में, जाओ लड़ो। दूसरी बात, संगठन नहीं था, बड़े नेता आने को तैयार नहीं थे। जबकि बीजेपी में देखिए आप, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री है, कई दफा आए, मानेसर गए, करनाल गए, मीटिंगों में हिस्सा लिया। मतलब एक तरह से लगता था मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, उससे उसके पैरेलल, उससे भी शायद आगे बढ़कर मनोहर लाल जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। मनोहर लाल मुख्यमंत्री, नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कोर कमेटी, कहां मीटिंग हुई, गुरुग्राम में, दिल्ली निकाय की चुनाव के साथ ही तैयारियां थी। तो ना तो स्टार प्रचारकों की सूची थी, ना कोई सुनो रणनीति थी, ना कोई तैयारी थी, ना कोई बैकअप था नेताओं का, और सब कुछ पता था। मेरे को लगता है एक तरह से बिल्कुल सरेंडर, समर्पण जैसी स्थिति सामने आई है। अब कांग्रेस करेगी क्या? 4.5 साल तक तो कोई चुनाव है नहीं, अब नेता लड़ते रहे,
पार्टी का ये हाल हो गया तो अब सीएम की लड़ाई की कुर्सी लड़े या टिकटों की लड़ाई लड़े। अब अपने समझ नहीं, आत्मघाती कदम है कांग्रेस ने जो उठाए, कांग्रेस नेताओं ने ना टिकटें बटने दी, टिकटों में खींचतान, ना पूरी तैयारी थी, एक दूसरे की टांग खींचते रहे। और दूसरी तरफ बीजेपी की फुल प्रूफ तैयारियां, रणनीति, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट जबरदस्त, नतीजा सामने है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हम कांग्रेस की खामियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बीच बीजेपी की खूबियों पर भी नजर डालें तो शायद यही इन्हीं खूबियों में से एक कि बीजेपी की एक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और जिस तरह से संपन्न हुए, वहां जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम का चयन हुआ, बीजेपी ने हरियाणा में एक्टिव दिखा दी और हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां शुरू हो गई। और इसी की बानगी के न सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, इसके अलावा चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, चाहे महामंत्री, जिस तरह से अभी देवेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि एक एक दिग्गज नेता, एक एक प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचा, जनता से हाथ जोड़ करके न सिर्फ वोट की अपील की बल्कि अपना भरोसा भी जनता के बीच में, विश्वास अपना भी कायम किया। और इसी की बानगी की कई जगहों पर बीजेपी के पक्ष में नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेयर के लिए 10 पद और 10 में से 9 बीजेपी के खाते में। जब विधानसभा चुनाव हुए थे, परिणाम आने के बाद ही निकाय चुनाव लंबित थे, चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी ने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी। निकाय चुनाव की तभी से तैयारी शुरू कर दी थी। पार्टी की अलग स्तर पर बैठकें हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए अलग अलग अपनी व्यवस्था बनाई। जिस तरह से एक व्यवस्था होती है चुनाव रणनीति की, उम्मीदवारों के चयन के लिए पैनल बनाए गए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, फिर जाकर छोटी टोली में उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम रूप दिया गया, जो एक व्यवस्था होती है भारतीय जनता पार्टी की। फिर भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड अनुसार जो जिस तरह के होते हैं, मंडल अध्यक्ष तो पहले से है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो वार्ड प्रमुख के नाते, वार्ड प्रभारी के नाते प्रवासी कार्यकर्ता बनाए। तो इसलिए पार्टी ने पूरी व्यूह रचना के साथ चुनाव लड़ा। देखिए, यहाँ चुनाव में टिकटों के लिए भी बिल्कुल, देखिए वहां मारामारी रहती है, हर दल में रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं अधिक थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट के चाहवान अधिक थे। लेकिन फिर इसके बावजूद जो बागी नहीं खड़ा हो पाए, उसका कारण यह था कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी था, जिसको भी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये राज तो भारतीय जनता पार्टी का है और सत्ता में, निकाय चुनाव की सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। हालांकि कुछ स्थान पर बागी खड़े हुए, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इतना ज्यादा विरोध हुआ नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा थी। मान लीजिए कि अगर पानीपत की ओपन सीट, जनरल सीट थी, वहां पर भी बीसीबी को अगर प्रत्याशी बनाया जाता तो उसको भी पहले से ज्यादा सफलता मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जादू ही माना जाएगा कि ओपन सीट के अंदर अगर आप बीसीबी का प्रत्याशी बना देते हैं, जो पिछली बार जो है अवनीत कौर 75,000 के वोटों के अंतर से जीती थी और इस बार ये अंतर उससे दुगना होने जा रहा है, तो यह माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जादू ही था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी, कोई भी टिकट देगी, वो भी जीतेगा और ये जीत सुनिश्चित थी। इसके विपरीत देखा जाए तो कांग्रेस तो कहीं था ही नहीं, संगठन ही नहीं है। जब 12 वर्ष से कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा, और संगठन की व्यवस्था तो पहले से ही है भारतीय जनता पार्टी में, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। अब हालांकि चुनाव होने हैं, मंडलों के चुनाव हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी है, आज या कल में हो जाएगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। एक संगठन की व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह पन्ना प्रमुख है, हालांकि देखिए पन्ना प्रमुख की अलग व्यवस्था बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह, हालांकि कुछ क्षेत्रों में मतदान कम हुआ, अपेक्षा से कम हुआ, ये नीरस चुनाव था, लोगों का उत्साह नहीं था, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप ही रहा है। बिल्कुल, महेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी का रुख करेंगे। महेश जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की खामियों की वजह से निकाय चुनाव बीजेपी के खाते में गया, या फिर इस दौरान बीजेपी की खूबियां इतनी रही, बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा रहा कि माहौल बीजेपी के पक्ष में गया, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां करती आ रही है, और उन गलतियों से सबक लेना तो दूर, उन गलतियों पर शायद गौर भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस के खाते से अलग होता जा रहा है। निकाय चुनाव का जिक्र करें तो दावेदारी हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही थी, कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही थी। लेकिन अन्य राजनीतिक दल, ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, जेजेपी हो, चाहे एनएलओ हो, ये भी जीत के दावे कर रही थी। लेकिन इनका फिलहाल कहीं खाता भी नहीं खुला, अस्तित्व भी नजर नहीं आ रहा निकाय चुनाव में। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिसार का अपडेट दे दूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। पार्षदों में ये वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5
पांचों के पांचों वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, लेकिन अपवाद यहां पर आया वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय उम्मीदवार उषा जीत की मंजिल तक पहुंच पाई है। 1 से 5 तक का वार्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और वार्ड नंबर 6 का जो चुनाव परिणाम सामने आया उसमें निर्दलीय उम्मीदवार उषा जीत की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 5 राउंड्स की गिनती के बाद अगर मेयर पद का जिक्र करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल की हुई है। 22,000 वोटों की लीड के साथ 5 राउंड के बाद प्रवीण पोपली भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद उम्मीदवार आगे बने हुए हैं। अब आपके सवाल का जवाब यह है कि यहाँ दोनों ही कारक मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त कोशिशें इस चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस को लेकर की। मैं एक शब्द का इस्तेमाल आए दिन कर रहा था, नेस्तनाबूद। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी इन चुनावों को लेकर कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नेस्तनाबूद ही हो जाए, और उसका परिणाम भी अब देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में काफी सारे कांग्रेसी दिग्गज आवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरीके से संपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये भी कह रहे हैं कि इन चुनावों के परिणाम सामने आने के साथ ही काफी सारे कांग्रेसी फिर भाजपाई हो जाएंगे। हमने आवेदन स्वीकार नहीं किए हैं, इसी वजह से ये जो शिफ्टिंग है वो रुकी हुई है, और किसी भी वक्त उस शिफ्टिंग को जब खोला जाएगा तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी तादाद में भगदड़ देखने को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता फिर भाजपाई हो जाएंगे। अब जिक्र कांग्रेस पार्टी का करें तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर एक तरीके से बड़ा सेटबैक झेलने को मजबूर नजर आ रही है। यहाँ जो तैयारियां की जानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो नहीं की गई। बेहद कमजोर उम्मीदवार दिए गए, उसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। 30 स्टार प्रचारक बनाए गए, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, इसके अलावा कुमारी शैलजा भी थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे, कैप्टन अजय यादव भी थे। लेकिन ये नाम तो बड़े बड़े थे, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे नहीं, जिसकी वजह से चुनाव प्रचार ही कांग्रेस पार्टी का खड़ा नहीं हो पाया। अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में 15-15 स्टार प्रचारक बनाए गए थे। हर एक नगर के लिहाज से वो स्टार प्रचारक भी उतने असरदार साबित नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार का आगाज ही नहीं किया तो अंजाम क्या होता? अंजाम वही है जो सबके सामने है। यहाँ पर जैसा मैंने जिक्र किया, नंबर 1 से 5 तक तो भाजपाई पार्षद जीत चुके हैं और एक बढ़त के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी मेयर पद उम्मीदवार प्रवीण पोपली सामने खड़े नजर आ रहे हैं और एक बड़े जीत के अंतर तक वो पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से महेश जी ने जिक्र किया कि आगाज ही नहीं किया तो अंजाम की उम्मीद किस तरह से की जा सकती है? अंजाम तो साफ तौर पर निकल करके सामने आ ही रहा है नतीजों में, लेकिन सवाल ये भी कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की जा रही थी, अब कांग्रेस के न सिर्फ उम्मीदवारों का अस्तित्व खतरे में है बल्कि कांग्रेस का खुद का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में जो तस्वीर, जो नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रगति, बीजेपी के लोग कहते थे लोकसभा में भी विधानसभा में, क्योंकि हमें भी मिलने वाले समाज में रहते बहुत सारे हमारे दोस्त बीजेपी से जुड़े मजाक करते थे। वो ये कहते थे, मैंने ये दोहराई भी है बात, कि जो संगठन नहीं बना सके 10 साल तक वो सरकार क्या बनाएंगे। ये हालत सामने है। कांग्रेस पहले निराशा की स्थिति में थी, अब घोर निराशा, मैं ये कहूंगा कांग्रेस के सामने निराशा थी, अब घोर निराशा है। और पानीपत की अभी 11 वार्ड तक परिणाम आ चुके हैं, 11 में से 9 बीजेपी के जीत चुके हैं। एक सरोज वर्मा वार्ड 8 से वो कांग्रेस समर्थित थी, वो जीती है, और एक बीजेपी की बागी अंजलि शर्मा वार्ड 4 से जीती है। तो 11 वार्ड के परिणाम जो पानीपत में भी आए हैं, 9 सीटें बीजेपी ने जीती है, मतलब 90% से ऊपर, और 1 सीट कांग्रेस समर्थित सरोज वर्मा और एक अंजलि शर्मा जो बागी बीजेपी की थी वो जीती है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जितने दावे किए थे, मेरे को लगता है वो दावे सच साबित होते हैं, क्योंकि राजनीति में दावे, हुंकार, ललकार सब कुछ होता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तब वो आंकड़े होते हैं, वो भरोसा, विश्वसनीयता होती है, वो सामने आ रही है कि जो कहा था वो होता हुआ नजर आ रहा है। मेयर की बात करें, 10 मेयर के चुनाव हो रहे हैं 10 जगह, 2 मेयर के उपचुनाव हैं और बाकी 8 फुल, जिनके साथ पार्षद भी हैं। 10 मेयर पदों में से अब सिर्फ मानेसर को छोड़ दें, वहां थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आगे, लेकिन वो भी अभी रिजल्ट आएगा। 10 में 9 में तो मेयर आगे चल ही रहे हैं। पानीपत की बात करूं, कोमल सैनी बहुत चर्चित बीजेपी की मेयर प्रत्याशी थी। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, उनका नामांकन करवाने आए थे कोमल सैनी का पानीपत में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी। उसके बाद चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले पन्ना प्रमुखों की
सम्मेलन को संबोधित करने आए थे, जोश भरे, और उनको लगता था कि बीजेपी की जीत पिछले 2018 के चुनाव में अवनीत कौर जीती थी बीजेपी की टिकट पर, 75,000 वोटों से जीती थी। अभी जब ये माहौल बिल्कुल पक्ष में है, अनुकूल परिस्थितियां थी, पूरी तरह तैयारी, रणनीति, नेताओं की फौज, सब कुछ था, कांग्रेस का कुछ नजर नहीं आ रहा था, निराशा की स्थिति थी। तो उस वक्त अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कोमल सैनी 1 लाख प्लस वोटों से जीतेगी। अभी की स्थिति बता दूं, 5-7 मिनट पहले तक मेरे पास अपडेट आया है, 52,496 वोट कोमल सैनी को मिल चुके हैं अब तक मतलब 26 वार्ड है, 11 वार्ड तक के रिजल्ट आए हैं, अभी 40% के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन कोमल सैनी को 52,496 वोट मिल चुके हैं अभी तक। जो दूसरी उनकी प्रतिद्वंदी है कांग्रेस की सविता गर्ग, उसका भी कई नाम इसलिए नहीं है कि बहुत कम वोट होंगे। तो मतलब बीजेपी की पूरी तरह धमक चमक दोनों नजर आ रही है पानीपत में। बिल्कुल देवेंद्र, इस कोमल सैनी का अपने आप में एक अलग इतिहास रहा है और इस दौरान जब उनको उम्मीदवार बनाया गया तो निश्चित तौर पर उस दौरान भी काफी पॉलिटिक्स और काफी कंट्रोवर्सी का सामना उन्हें करना पड़ा। इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वीरेंद्र जी, फरीदाबाद में जिस तरह से तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, यहाँ पे भी वही तस्वीर, बीजेपी के प्रवीण जोशी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस की लता रानी पीछे चल रही है। और इस दौरान लता रानी को लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से जिक्र इस बात का किया जा रहा था कि महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है, निश्चित रूप से जनता भरोसा जुटाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर ये साबित हो गया कि चाहे महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो या फिर पुरुष दावेदार, बीजेपी पर जनता का ज्यादा भरोसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के अंदर जो फरीदाबाद नगर निगम है, ये 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है। मतलब फरीदाबाद का जो नगर निगम है बहुत बड़ा है और 5 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। और अब ये देखिए, संदीप जोशी पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, तो उनकी पत्नी है प्रवीण जोशी जो है, हालांकि पंजाबी समुदाय से हैं, लेकिन वो जोशी ब्राह्मण समुदाय में ब्याही हुई है और उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने यहाँ पर भी अपनी गंभीरता के साथ चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सभी, हालांकि देखिए फरीदाबाद तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस गढ़ के अनुरूप ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अम्बाला से बीजेपी ने मेयर सीट जीत ली है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी की शैलजा सचदेवा मेयर पद पर जीत हासिल कर चुकी हैं। सचदेवा 20,487 वोटों से जीत हासिल कर चुकी हैं, कांग्रेस के अमीषा चावला को हराया है। शैलजा सचदेवा ने अम्बाला से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। देवेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र जी, बीजेपी की बड़ी जीत, जहां अम्बाला से मेयर पद की उम्मीदवार शैलजा सचदेवा, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। 20,000 से ज्यादा वोटों से, ज्यादा मतों से जीत हासिल की है, कांग्रेस की अमीषा को हराया है। अम्बाला अनिल विज की अपनी अलग पहचान है, अलग धमक रहती है। वो जो भी बोलते हैं मीडिया उनकी बात को, उनके बयान को बहुत तवज्जो देता है। तो अनिल विज ने कहा था कि अम्बाला में बीजेपी के अलावा कोई नहीं है और वो सबसे बड़ा पद जो मेयर का होता है वो जीत के दिखा दी है। और 20,000 वाला अंतर मेरे को लगता है ठीक है। हालांकि हमने 75,000 से बीजेपी उम्मीदवार पिछले जो चुनाव हुए थे अवनीत कौर को देखा था, जो कोमल सैनी है, इसके बारे में बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं, चाहे मंत्री और विधायकों के 1 लाख प्लस की जीत है, तो 20,000 से ऊपर की जीत है, 20,000 प्लस की जीत है अम्बाला में। एक अच्छी जीत है, हजारों में जीत है, चूंकि इतना बड़ा चुनाव नहीं है। लेकिन अनिल विज ने अपनी बात पूरी की और उनकी भी मैं समझता हूं खाली कैंडिडेट बीजेपी की नहीं जीती मेयर पद, अनिल विज की भी वैल्यू इससे बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, अनिल विज हालांकि खुद कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन उनके बयान जितने भी रहे वो बिल्कुल सटीक रहे। और एक बार फिर से इसी की बानगी की बयान उन्होंने दिया था, शैलजा सचदेवा को लेकर के जीत पर भरोसा जताया था और अब ये भरोसा हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। 20,487 वोट से सचदेवा ने जीत हासिल कर ली है। देखिए, अम्बाला में ये उपचुनाव था। पिछली बार शक्ति राणा शर्मा मेयर बनी थी, फिर बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर विधायक बन गई कालका से। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था ही था, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। और जिस तरह से अम्बाला में संगठन भी है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे अनिल विज हो, असीम गोयल हो, चाहे दूसरे लोग हों, भारतीय जनता पार्टी वहां संगठन रूप से काफी मजबूत है। हालांकि देखिए, चित्रा सरबारा जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधानसभा का अम्बाला कैंट से, तो अनिल विज से का मुकाबला था, लेकिन अनिल विज ने अपनी लोकप्रियता सिद्ध की
और हालांकि अब देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अम्बाला सिटी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई थी विधानसभा चुनाव। लेकिन अब मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकप्रियता फिर सिद्ध की है। हालांकि 20,000 वोटों के अंतर से जीती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यापक जो है आधार है, जनाधार है। ये अम्बाला जो है भारतीय जनता पार्टी और से पहले जनसंघ का गढ़ रहा है, चाहे सूरज भान जी यहाँ से सांसद बनते रहे हो। तो मतलब अब देखिए, अब लोकसभा चुनाव के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई थी। और विधानसभा चुनाव में अनिल विज ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि कांग्रेस का दबदबा रहा अम्बाला जिले के अंदर। लेकिन अब जो मेयर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीतकर जो वो कमी थी उसको पूरा किया है। लोकसभा चुनाव की जो पराजय थी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन इतना आशा के अनुकूल नहीं था, लेकिन मेयर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छा एक संकेत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से न सिर्फ अंबाला का जिक्र करें, इसके अलावा अगर हम पानीपत का जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र जी, कोमल सैनी और सविता गर्ग के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कोमल सैनी चूंकि बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही हैं। कोमल सैनी को लेकर के जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, कई बार हमने इस बात का भी जिक्र किया कि महिपाल दाना उनके समर्थन में अपील करते हुए नजर आए, उनके पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए, प्रचार प्रसार में उनके साथ पहुंचे। इसके अलावा नामांकन का भी जिक्र करें तो नामांकन में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कोमल सैनी पहले भी कई बार सीट को लेकर के इच्छा जता चुकी हैं और इस दौरान जब कोमल सैनी को प्रत्याशी बनाया गया तो बगावत भी देखने को मिली। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी कलह भी निकल करके सामने आई, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए कोमल सैनी पर पार्टी ने भरोसा जताया और अब आखिरकार उस भरोसे पर खरी उतर रही है कोमल सैनी। देखिए प्रगति, कोमल सैनी को लेके हालांकि वो जो 4-5 फ्रंट लाइनर थे टिकट में, कोमल सैनी का नाम इसलिए भी था कि मुख्यमंत्री चूंकि नायब सिंह सैनी है, कोमल सैनी के साथ ये बात अच्छी रही। जब पार्षद थी तो विवादों से दूर रही, उन्होंने काम किया, छवि अच्छी थी। फिर मुख्यमंत्री का साथ था, उनका आशीर्वाद था और कोमल सैनी के लिए मुख्यमंत्री 2 बार आई भी। तो अभी कोमल सैनी करीब 55,000 वोट ले चुकी है। सविता गर्ग जो कांग्रेस के काफी पीछे है, तो कोमल सैनी की एक बड़ी जीत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो मान के चला जा सकता है कि मेयर पद की जो दावेदारी उनकी तरफ से पेश की गई, निश्चित रूप से मेयर की पदवी पर पहुंचती हुई नजर आएंगी। महेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, अगर हम गुरुग्राम का जिक्र करें, हिसार का जिक्र करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी आगे चल रही, न सिर्फ गुरुग्राम हिसार बल्कि इसके अलावा थानेसर का जिक्र करें या जुलाना का जिक्र करें या कई और जगहों का जिक्र करें, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखिए, सात और से बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, आगाज ही बेहतरीन नहीं कर पाई, तो अंजाम की चिंता अब करने से फायदा भी क्या होगा। कांग्रेस पार्टी को अंजाम की चिंता करनी चाहिए थी। विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त का सामना, जीती बाजी जो कांग्रेस पार्टी के लोग हार गए, उसके बाद उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते रहे और अंदरूनी हालात को बेहतर बनाने की कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई। बेहतर होता कांग्रेस पार्टी के लोग अपने अंदरूनी हालात के मद्देनजर इन चुनावों को लड़ने से ही इनकार कर देते और ये कहते कि ये भाईचारे के चुनाव है, हमारे जो कार्यकर्ता है आपसी सहमति से चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। अगर यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो आज इज्जत बचाने में कांग्रेस पार्टी के लोग कामयाब हो जाते। अब इज्जत पर बनाई है और चिंता इस बात की भी है कि अब शाम को क्या कुछ सवालों के जवाब वो देंगे, क्योंकि जनादेश जब सामने आता है तो एक तरीके से जनता का फैसला सामने आ जाता है। जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रहे हैं और ये जाएगा भी, क्योंकि जिस तरह की मेहनत, जिस तरह का मैनेजमेंट, जिस तरह की शुरुआत, जिस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे, कैबिनेट स्तर के नेता कर रहे थे। यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे कि भाईचारे के चुनाव है और इस चुनाव में वो किसी का प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जब नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे थे तो सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि उनका जो उम्मीदवार है कमल का फूल है, चेहरा चाहे कोई भी हो। अब बिल्कुल उम्मीदवार कमल का फूल बनाने का फायदा यह हुआ कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक जीत का परचम लहराती नजर आएगी। और हिसार की भी मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। पार्षद पद को लेकर वार्ड नंबर 6 में यहाँ विपरीत परिस्थिति का परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है। यहाँ पर एक निर्दलीय उषा जीत परिणाम सामने आएंगे वो यकीनन
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े नजर आएंगे और एक अच्छी खासी बढ़त के साथ 5 राउंड के बाद प्रवीण पोपली भारतीय जनता पार्टी मेयर पर 22,000 वोटों से आगे बने हुए हैं और ये बढ़त लगातार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आगे आगे जैसे ईवीएम खुलती चली जाएंगी ये जो जीत का अंतर है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर खुद मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नायब सिंह सैनी से रिपोर्ट लेने का काम किया था। जब यहाँ प्रधानमंत्री निकाय चुनावों की चिंता में हो और कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहें कि ये भाईचारे के चुनाव है और वो प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, तो चुनाव परिणाम का अंदाजा लगाना कहाँ मुश्किल था। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरह से महेश जी ने भी जिक्र किया कि जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाय चुनाव को लेकर के चिंता जता रहे, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे ज्यादा सीरियसली लेते हुए नजर नहीं आ रहे, तो निश्चित रूप से अंजाम क्या होगा उसकी कल्पना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरह से कई जगहों पर बीजेपी जीत रही है, 8 अक्टूबर का दिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए वीरेंद्र जी, अब 6 महीने का समय बीत चुका है। निकाय चुनाव की क्या कुछ स्थिति होगी, क्या कुछ नतीजे होंगे, इससे बहुत ज्यादा अनभिज्ञ कोई नहीं है। लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका, नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आ सका। कई बार इस तरह की दावेदारी जरूर की गई, इस तरह का दावा किया गया, इस तरह की घोषणाएं की गई कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का नाम सबके सामने होगा। 6 महीने का समय बीत चुका है। न सिर्फ हरियाणा में विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव संपन्न हुए, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, सीएम पद की शपथ हो चुकी है, सब संपन्न हो चुका। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा में विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया। क्या वाकई कांग्रेस के अस्तित्व की चिंता कांग्रेस को ही नहीं है? देखिए, कांग्रेस स्वयं में भ्रमित है। कांग्रेस फैसला करने का जो साहस है वो नहीं जुटा पा रही जी। भाई, विपक्ष के नेता का तो फैसला करना है, आज नहीं तो कल करना है। अगर आप इसको लंबा लटकाते रहेंगे तो संगठन के हित में नहीं होगा। लेकिन इससे भी दूसरे जो सत्तारूढ़ दल है उसे भी कहने का अवसर मिलता है। आपने विधायकों से पहले फीडबैक ले लिया, अब जो है प्रदेश प्रभारी बदल गए, अब बीके हरिप्रसाद प्रभारी बनाए गए, अब वो राज्य का दौरा कर रहे हैं, विधायकों से भी मिल रहे हैं, भाई संगठन में बनाना है। अगर आपने विधायकों की राय के अनुसार पहले ही नेता प्रतिपक्ष तय कर दिया होता तो कांग्रेस में थोड़ा बहुत उत्साह का संचार होता। अभी आपका संगठन भी नहीं है, अगर आप अपने नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पा रहे तो एक जो उत्साह होता है वो निराशा में बदल जाता है। भाई फैसला तो करना ही है, भाई कब तक लटकाएंगे? तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, अगर सत्र से पहले घोषणा कर दी जाती तो विधायकों में भी एक अच्छा संदेश जाता। अब कांग्रेस को क्या द्वंद्व में उलझी हुई है कि फैसला करने में भी कांग्रेस को समय लग रहा है। इस तरह चाहे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का जब चयन करना था तो भी कांग्रेस ने लटकाया, फैसला नहीं कर पाई, इसको लंबा लटकाया जाता रहा। तो इस तरह अगर कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में रहेगी तो संगठन का हित नहीं होगा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जो अपने फैसले कर रही है, समय से पहले कर रही है, समय पर कर रही है, जिससे एक संदेश भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक सोच होती है वो स्पष्ट है। जबकि कांग्रेस में क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। क्या कांग्रेस एक परिवार पर निर्भर है या कांग्रेस में जो संगठन की एक व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था क्यों नहीं बन पा रही? तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा आत्मघाती है। और ये जो मतदाताओं ने फैसला किया वो बड़ा प्रबुद्ध किया है। देखिए, प्रबुद्ध मतदाताओं ने सही फैसला किया। अगर मान लीजिए कि अगर निगम के अंदर कांग्रेस का अगर वर्चस्व हो जाता तो जो विकास कार्य होने चाहिए थी वो टकराव में बदल जाता। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही विकास संभव हो सकता है। तो इसलिए मतदाताओं ने निकाय चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बागडोर सौंपी है। ये मतदाताओं का जो फैसला है बुद्धिमत्तापूर्ण है। और ये देखिए, अगर टकराव की नीति होती तो विकास अवरुद्ध हो जाता और टकराव की स्थिति बनी रहती। अब जो है केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो और निकाय चुनाव में मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी वो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब लोगों को भी इस बात की गारंटी सुनिश्चित होगी कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। इतना जो कार्यकाल पड़ा है उस कार्यकाल के अंदर अपने संकल्प पत्र के अनुसार अपने वायदे पूरे करेगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, चाहे लोहारू का जिक्र करें, यमुनानगर का जिक्र करें, पानीपत या अंबाला या थानेसर या रादौर, हर जगह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा था, ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई भी नजर आ रही है। अब विकास संभव माना जा रहा है, यानी जो जमीनी मुद्दे हैं अब कहीं ना कहीं हल होते हुए नजर आएंगे। देखिए प्रगति, हम अपने दर्शकों के लिए जो पट्टी दिखा रहे हैं टोटल न्यूज पर, मैंने एक बार देखा C1 से जब वो हमने दिखाया C1 वार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8
8 के 8 निर्दलीय जीते। सीवन कैथल में आता है, नगर पालिका है, बिल्कुल 8 के 8 वार्ड अगर वहां पे निर्दलीय लोग जीते हैं तो आप ये समझिए कि चेहरे पे लोगों ने भरोसा किया है। बीजेपी तो कैथल में भी है ना, कैथल में भी पीछे बीजेपी का विधायक रहा, इस बार कांग्रेस का जीता है, लीलाराम गुर्जर विधायक थे। सीवन एक पालिका है कैथल जिले में। अब कैथल जिले में जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि सीवन की नगर पालिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर चल रहा है, नंबरिंग 8 के 8 निर्दलीय जीते, लेकिन बीजेपी वहां भी है। कुल मिलाकर बीजेपी सबसे ज्यादा पावरफुल होकर उभरी है। जैसे दावे थे वैसे दम भी नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की जितनी उम्मीद थी वो उम्मीदों से बहुत नीचे चली गई है। जो रिजल्ट आ रहे हैं सबसे ज्यादा देखिए बीजेपी की चर्चा है, मेयर पद है, मेयर 10 में से 9 पे मेयर के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 10वां खाली मानेसर है जहां पहली दफा चुनाव हो रहे हैं। चूंकि वहां हीरवाल बेल्ट है, यादवों का बहुतायत है, तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर में मेयर सीट पर आगे, बाकी 9 जगह बीजेपी चल रही है। तो पार्षदों में भी देखें, जैसे पानीपत में मैंने आपको बताया, अपने जो दर्शकों ने देर से सुना हो, अभी तक 11 वार्ड के परिणाम आ चुके हैं पानीपत में। 26 का वार्ड है पानीपत नगर निगम में, 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वार्ड 1 से अनीता प्रोथी बीजेपी जीती हैं, वार्ड 2 से कोमल शर्मा जीती हैं जी, वार्ड 3 से अनिल बजाज जीते हैं, वार्ड 4 से अंजलि शर्मा जो बीजेपी की बागी थी ये बागी जीती हैं, वार्ड 5 से जीते सारे बीजेपी के, मतलब, और 7 से बात करें अशोक कटारिया बीजेपी जीते। वार्ड 8 में थोड़ा सा चेंज है, कांग्रेस समर्थित सरोज वर्मा जो पहले मेयर थे पानीपत के, सुरेश वर्मा उनकी पत्नी है। वार्ड 9 से नवल जिंदल जीते, राजेश सूरी थे कांग्रेस के, उनको हराया। वार्ड 10 से कमल अरोड़ा जीते, वार्ड 11 से अंजना गुर्जर बीजेपी की। तो पानीपत में जो 11 वार्ड है, दर्शकों को बता दें, 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती है, 1 सीट बागी बीजेपी अंजलि शर्मा वार्ड 4 से जीती है, और 8 नंबर वार्ड की जो सीट है वो सुरेश वर्मा जो कांग्रेस के नेता मेयर रहे हैं, उनकी पत्नी सरोज वर्मा जीती है जी, कांग्रेस समर्थित है। तो बड़ा हिस्सा माने 90% से भी ऊपर मान सकते हैं, 100 में से 90% सीटें बीजेपी को गई है पानीपत में। निर्दलीय जीते या बीजेपी जीत रहे, कांग्रेस तो इक्का दुक्का बस नजर आ रही है। बिल्कुल महेश जी, दिलचस्प बात यही है कि या तो ज्यादातर जगहों पर बीजेपी की जीत है और जहां जो जगह बच रही है वहां निर्दलीय उम्मीदवार अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार दूर दूर तक कहीं जीत का दावा करता हुआ या जीत का दम भरता हुआ नजर नहीं आ रहा। दावा तो जरूर किया जा रहा था, लेकिन ये दावे हकीकत में तब्दील नहीं हो रहे हैं। स्थानीय मुद्दे, सड़क सुरक्षा और इसके अलावा चाहे पानी की समस्या हो या फिर बिजली की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर के जनता त्रस्त थी। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए निकाय चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार और जीत भी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये मजबूती कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, जो जिताऊ उम्मीदवार थे दरअसल वो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे। 20 वार्डों में से 6-7 वार्डों में समर्थन देने की मजबूरी कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी थी। जो जिताऊ था वो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से भारी पड़ती नजर आ रही थी। अब क्योंकि निर्दलीय जीत रहे हैं, जीतने में कांग्रेस पार्टी का समर्थन तो हो सकता है, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं है, तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि यहाँ पर विरोधी जो विचारधारा थी वो दरअसल निर्दलीय की शक्ल इख्तियार कर निर्दलीय के चेहरे के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ खड़े थे, खुद कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर नहीं थे। तो ऐसे में जब आप गिनती करेंगे तो वो निर्दलीय के रूप में सामने नजर आएंगे। तो ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर अपने चुनाव को दिया है। उसके साथ ही ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दों का जिक्र यहाँ पर चल रहा था। दरअसल मैं ये मानता हूं कि मुद्दा विहीन ये पूरा चुनाव था। मुद्दा विहीन इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन का जो फॉर्मूला था उसी को सामने रखा गया। वही बात नायब सिंह सैनी कर रहे थे, वही बात तमाम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता कह रहे थे। अनिल विज भी यही कह रहे थे कि टकराव में वक्त निकल जाएगा, अगर किसी और को दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी को दिया तो फिर विकास को रफ्तार मिलेगी। और दरअसल यही बात शहरी क्षेत्र के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी खासकर समझाने की कोशिश कर रही थी कि ट्रिपल इंजन बनेगा तो इलाके का विकास होगा। स्थानीय स्तर पर इतने आर्थिक संसाधन नगर निगमों के पास नहीं होते कि विकास को लेकर जो भारी भरकम खर्च होना है, साफ सफाई और दूसरे कामों को लेकर जो भारी भरकम खर्च होना
है उसका जुगाड़ वो खुद कर पाए। तो ऐसे में यहाँ प्रदेश सरकार के भरोसे इन निगमों को रहना होता है विकास कार्यों को लेकर, और प्रदेश सरकार का आशीर्वाद पैसे के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में तभी मिल पाएगा जब सत्ताधारी दल के साथ ही मेयर भी उसी राजनीतिक दल का हो। तो यकीनन ये बात मानकर चलिए कि ये जो इक्का दुक्का कहीं कहीं निर्दलीय जीतकर आए भी हैं, वो भी अगले कुछ घंटों के भीतर यानी 24-48 घंटों के भीतर, हो सकता है कि 24 घंटों से पहले ही ये भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। बीजेपी में शामिल होते देर नहीं लगेगी। ये मोदी जी की विचारधारा से नायब सिंह सैनी की विचारधारा से प्रभावित होते ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जो निर्दलीय जीता है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का समर्थन हो सकता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, निश्चित रूप से विकास को रफ्तार जरूर मिलेगी। देखिए, मिलनी भी चाहिए जी। अब देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का 4.5 वर्ष के अंदर कोई अब चुनाव तो है नहीं जी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का अवसर है। अब देखिए, निकाय चुनाव में अगर हम देखें कि लोगों ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी पे आस्था व्यक्त की है, क्योंकि और कोई आशा की किरण थी नहीं। अब देखिए, नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर परिषद हो, अगर यहाँ की हम कारगुजारी देखें तो लोग उससे संतुष्ट नहीं है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, चाहे उसके अंदर कोई आपकी पानी की आपूर्ति की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, लोगों की अपेक्षाएं अधिक हैं। लेकिन जो ये पार्षद हो या पर मेयर हो या पालिका अध्यक्ष हो, वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। देखिए, मेयर के तो कोई अधिकार ही नहीं, सीमित अधिकार है, और जो पार्षद है उसको भी अपने क्षेत्र में विकास कराने का इतना अधिक अधिकार नहीं है। तो अगर इनके अधिकार होंगे तो लोगों की अपेक्षाओं पर अधिक खरा उतर पाएंगे। अधिकारों की बात पहले भी होती रही है, लेकिन ऐसा कानून के अंदर प्रावधान है कि मेयर को कोई अधिकार ही नहीं है। हालांकि मनोहर लाल जी ने बाद में व्यवस्था दी थी कि अगर नगर निगम आयुक्त की ACR लिखनी होगी तो उसमें भी मेयर की राय ली जाएगी, कोई मात्र उनकी राय ही ली जाएगी, इससे अधिक कोई संवैधानिक कोई कानूनी बाध्यता थी नहीं। और इसके अलावा विकास कराने के लिए भी कोई उनके पास निश्चित एजेंडा या निश्चित राशि नहीं है, तो इसलिए कई बार वो अपने आप को असहाय पाते हैं। तो अब इस स्थिति के अंदर लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। देखिए, शहरों की अगर हम हालत देखें तो कई जगह पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ही उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई बहाना भी नहीं है कि उनके पास कोई सीमित अधिकार है। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर अब प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा था वो दावा हकीकत में बदलता तो नजर आ रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां इंद्री वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार निशा जीत गई है। इसके अलावा इंद्री वार्ड नंबर 14 से जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की है, और इंद्री वार्ड नंबर 1 का जिक्र करें तो निर्दलीय उम्मीदवार प्रिंस ने जीत हासिल कर ली है। इंद्री वार्ड नंबर 2 से शशिकांता जीत चुके हैं। इसके अलावा इंद्री वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार बलजिंदर ने जीत हासिल की है। इंद्री वार्ड नंबर 4 से अनिल कुमार ने जीत हासिल की। इसके अलावा इंद्री वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय बलकार सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। इंद्री वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय गुरमीत सिंह जीते हैं। इसके अलावा इंद्री वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय कमलजीत सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार वार्ड नंबर 8 से इंद्री के उम्मीदवार निर्दलीय जिन्होंने जीत हासिल की, और इंद्री वार्ड नंबर 9 से भी निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत हुई है। वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय शांति देवी ने जीत हासिल की, और इंद्री के वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो जिस तरह से इंद्री के कई वार्ड का रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश जी का रुख करेंगे। महेश जी, इंद्री के कई अलग अलग वार्डों की तस्वीर निकल करके सामने आई, वहां से भी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो रही है। निश्चित रूप से अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, जो नतीजे, रुझान जो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, या तो बीजेपी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, वही मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ दरअसल जिसे आप निर्दलीय की श्रेणी में ले जाते हैं, दरअसल वो कांग्रेस समर्थित भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस समर्थित 100% ही होंगे, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि जो निर्दलीय आप जिसे करार दे रहे हैं वो कांग्रेस समर्थित हो सकता है। चूंकि उसकी श्रेणी निर्दलीय की रहेगी, इस वजह से उसे निर्दलीय ही कहा जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन लोगों के साथ था। यहाँ ये खास बात भी मैं तमाम दर्शकों से जाहिर करना चाहूंगा कि हिसार नगर निगम क्षेत्र के कुल 20 वार्डों में से 8 वार्डों का जो चुनाव
परिणाम है वो सामने आ चुका है। 1, 2, 3, 4, 5 तक जो चुनाव परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहे और छठा वार्ड नंबर 6 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार उषा जीत की मंजिल तक पहुंची है। वार्ड नंबर 7 में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई तो वार्ड नंबर 8 में एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार जीत की मंजिल तक पहुंचा है। वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 रवि सैनी जमालपुरिया वार्ड नंबर 8 से यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार थे, जीत की मंजिल तक पहुंचे हैं। ये कहा जा सकता है कि 8 में से 2 सीटें जो है निर्दलीयों के खातों में पार्षद पद में अभी तक जा चुके हैं। जिक्र अगर मेयर पद का करें तो यहां पर करीब 31,000 वोटों की लीड के साथ प्रवीण पोपली आगे चल रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी छठे राउंड में करीब 31,862 वोटों के अंतर के साथ बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण पोपली लगातार आगे चल रहे हैं। तो जिक्र हम कर रहे थे कि यहाँ पर जो निर्दलीय दरअसल है वो निर्दलीय कांग्रेस समर्थित हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं भी बनती हैं, लेकिन बड़ी सराहना निर्दलीय उम्मीदवारों की करनी पड़ेगी। इतने तेज तूफान में भी अगर ये अपनी नाव को पार ले गए तो यकीनन फिर इनके नेतृत्व के गुण को, इनके चेहरे की पकड़ को, इनके वर्चस्व को माना जा सकता है, क्योंकि आंधी चल रही थी और उस आंधी में यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं थे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे में अगर कोई निर्दलीय जीत कर आता है अपने दमखम के साथ, अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर हराता है तो यकीनन फिर ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय कार्य निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रशंसा करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों की आंधी चल रही थी और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवारों ने न सिर्फ अपनी पैठ बनाई बल्कि जीत हासिल करके फिलहाल नजर आ रहे हैं आगे बढ़ते हुए। तो ऐसे में निश्चित रूप से निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रशंसा और कार्य सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।